नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। सबसे पहले वो खबर जिसमें कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया गया, साथ ही पूजा के नाम पर फुहरता परोसी गई, वो भी शिक्षा के मंदिर में। खबर मोतिहारी से है, जहां पताही के सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फुहरता परोसी गई। ऑर्केस्ट्रा में महिला डांसर से अश्लील गानों पर ठुमके लगवाए गए और इस दौरान डीजे भी बजाया गया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ बड़े भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एक लड़के ने स्कूल में हो रहे अश्लील डांस का फेसबुक लाइव भी कर दिया, जिसका लिंक वायरल हो रहा है। खबर है कि कार्यक्रम के दौरान फरमाइशी गानों के लिए दो गुट आपस में भिड़ भी गए। स्कूल परिसर में इतना सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। नुनफरवा गांव के स्कूल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि हालांकि न्यूज 18 नहीं करता। तो इस तरह की तस्वीरें बिहार में नई नहीं है। मौका किसी भी त्योहार का हो, किसी भी पूजा का हो, लेकिन पूजा की आड़ में, आस्था की आड़ में अश्लीलता का, फुहरता का प्रदर्शन होता रहा है। सवाल ये भी कि जो प्रशासन का निर्देश है, कोरोना गाइडलाइंस और इसके अलावा डीजे बजाने पर प्रतिबंध है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का नियम है, इन तमाम नियमों को ठेंगा पर रखकर, इन तमाम नियमों को ताक पर रखकर इस तरह के आयोजन होते हैं और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन सिर्फ कागज पर निर्देश जारी करता है और उस कागजी निर्देश के जरिए ही सब कुछ उसे सही लगता है। अब जाहिर है इन तस्वीरों को देखकर हमेशा की तरह सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि सरस्वती पूजा के दौरान जो तमाम निर्देश दिए गए, उन निर्देशों की नाफरमानी कैसे हुई? आखिर क्यों उन निर्देशों को ठेंगा दिखाया गया? प्रशासन की मनाही के बावजूद डीजे कैसे बजा? क्या आयोजकों ने कार्यक्रम की अनुमति ली थी? और कार्यक्रम की अनुमति में जाहिर है अगर ली गई होगी तो डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, रात भर डांस प्रोग्राम होता रहा, फुहरता का प्रदर्शन होता रहा, लेकिन पुलिस नजर नहीं आई। आखिर पुलिस कहां थी जबकि ये सोशल मीडिया पर लाइव हो रहा था? वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस का लचर रवैया आखिर क्यों? आगे बढ़ते हैं। सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया है। एलजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को त्याग पत्र भेज दिया है। 2020 में एलजेपी से विधानसभा चुनाव रामेश्वर चौरसिया ने लड़ा था और चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी से एलजेपी में शामिल हुए थे। पहले बीजेपी में ही थे रामेश्वर चौरसिया। नोखा से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन टिकट नहीं मिला तो एलजेपी में आ गए और एलजेपी से चुनाव लड़ा। रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रामेश्वर जी, टिकट नहीं मिला तो आप एलजेपी आ गए, एलजेपी से चुनाव लड़ा, जीत नहीं मिली तो आप फिर वापस क्या बीजेपी में? देखिए, नहीं, अभी तो हम टाइम दे नहीं सकते थे, अभी तो रिजाइन किए हैं। क्योंकि अच्छा है, मैंने धन्यवाद दिया कि भाई टिकट नहीं मिला तो इन्होंने दिया था, मैं एलजेपी से लड़ा था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं गांव से लौट रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है क्या होगा। किन वजहों से आपने इस्तीफा दिया? एलजेपी में कोई आपको दिक्कत? बात नहीं, वजह ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब लगा कि हम अभी काम कर सकते नहीं है, समय दे नहीं सकते इनसे ऑर्गेनाइजेशन को, इसीलिए हमने छोड़ दिया। क्या सिर्फ टिकट के लिए ही एलजेपी में आए थे? नहीं, उस समय बात हो गई थी। अब देखिए, जब हर परिस्थिति अलग अलग होती है, उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या बात हुई थी उस समय? टिकट नहीं मिला था, कुछ लड़ गए थे। उस समय क्या बात हुई थी रामेश्वर जी? अभी कुछ नहीं, अभी आगे फ्यूचर का देखेंगे, फ्यूचर प्लान बनाएंगे। फ्यूचर में तो आप बीजेपी से ही जुड़े हैं। आप कई सालों से बताते रहे हैं कि भाई हम बीजेपी क्या, हम कैडर
हैं, कार्यकर्ता है। 30 साल से 30-32 साल। रामेश्वर चौरसिया का ठिकाना कांग्रेस आरजेडी तो हो नहीं सकता है रामेश्वर जी। बिल्कुल कांग्रेस आरजेडी तो ठिकाना आपका हो नहीं सकता है ना। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अभी ठिकाना कहाँ होगा आगे देखते हैं। तो बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है आपके लिए। सही में मैंने बात की नहीं, हमारे शुभचिंतक थे, अभी हम मिले तो लोगों को यही कहना था कि अभी फ्री होके अभी बहुत कुछ काम करना है। ये कहा जा रहा है कि एलजेपी में बीजेपी के कुछ नेता चले गए ताकि जेडीयू उम्मीदवारों को नुकसान हो, तो ये कहीं मकसद तो नहीं था। ये तो आप बात से जो कही है, लेकिन उन्होंने तो पहले ही कहा था कि भाई हम जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट देंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं, तो उनका डिसीजन था, हम लोगों का थोड़ी था। चुनाव के तो घोषणा के पहले ही उन्होंने घोषणा कर दिया। नहीं, तो इसमें बीजेपी के नेताओं ने भी कुछ साथ दिया और अब वापस बीजेपी की ओर आने के मूड में। अब इसका कोई मायने नहीं है, वो तो जो हुआ उस समय उन्होंने घोषणा कर ही दिया था, उसका कोई मायने नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। रामेश्वर चौरसिया बात कर रहे थे हमारे साथ, बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं और एलजेपी से चुनाव लड़ा था, टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो ये उस समय कहा गया कि जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी ने जितने भी उम्मीदवार उतारे उसमें कई नेता ऐसे बीजेपी के भी हैं, जिसमें रामेश्वर चौरसिया जैसे बड़े नेता। और अब अगला ठिकाना क्या होगा, संकेत जरूर बीजेपी के ही दिए हैं। कैरोसिन लैंप जलाने वालों सावधान। लैंप में तेल डालने के पहले कर ले कैरोसिन की जांच, नहीं तो बुझ सकता है आपके घर का चिराग। कैरोसिन बन सकता है परिवार के लिए काल। कैरोसिन लैंप में ब्लास्ट से जा सकती है जान। कैरोसिन लैंप से खबरदार। जी हां, हजारीबाग में कई जगहों पर कैरोसिन तेल के लैंप में विस्फोट हुआ। 3 अलग अलग हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्ची की मौत भी हो गई। रांची के रिम्स में घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। वहीं बीडीओ का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। तारीख 14 जनवरी 2021। दिन रविवार। जगह हजारीबाग का चुटियारो गांव। शाम का समय था, हर तरफ शांति थी। तभी बिजली चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली आती, उजाला होता, उसके पहले एक जोरदार धमाके ने सन्नाटे को शोर में बदल दिया। आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जो तस्वीर दिखी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। देखे हैं आंख से, जो देखे हैं तो जो दृश्य जो था ना, वो आंख से ओझल ही नहीं हो रहा है। बहुत भय सा हो गया है, ना खाने का मन करता है ना कुछ करता है। यहाँ तक कि रात को हम लोग सोते हैं तो नींद भी नहीं आता है। घर की मालकिन सविता देवी, उनकी बच्ची और घर के 2 लोग आग की लपटों में लिपटे थे। गांव वालों ने आनन फानन में सबको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 साल की मासूम को बचाया न जा सका। पूरा घर में पूरा आग लग गया, तो लोग अगल बगल के दौड़ा, उसके बाद वो लोग को बचाया, घींच के लिया। अगर नहीं आते लोग अगल बगल के तो तीनों खत्म हो जाते हैं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि चुटियारे गांव में हुए ब्लास्ट किसी गैस सिलेंडर में या घर में रखे बम में नहीं, बल्कि कैरोसिन लैंप में हुआ। हादसा तब हुआ जब सविता देवी घर में अंजोर करने के लिए कैरोसिन लैंप जला रही थी, लेकिन लैंप में हुए विस्फोट ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया और 2 साल की बेटी काल के गाल में समा गई।
वहाँ फिर घर पहुँचे तो वहाँ लोग थे, वहाँ पर भैया सब दीदी थी तो उसको बुता रही थी, तो उसको बुझाई। उसके बाद देखें कि बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। फिर उसको सब फिर थोड़ा देर के बाद वहाँ लोग सब जमा हो गए। उसको फिर तुरंत उसको कपड़ा वपड़ा चेंज वगैरह करके गाड़ी बुलाकर उसको हॉस्पिटल ले गए। चुटियारो जैसा ही हादसा अमनारी में हुआ। लैंप में तेल डालते समय विस्फोट हुआ। यही नहीं, जिस गैलन में केरोसिन रखा था वहां भी विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। सुबह उठा, बोरसी जला रहा था, किरासन भूत गया बोरसी, तो किरासन तेल थोड़ा डालने पर बस हड़क गया, धर गया, कपड़ा धर गया मुंह। केरोसिन लैंप में हो रहे ब्लास्ट के बाद चुटियारो और अमनारी सहित आसपास के कई गांव के लोग दहशत में हैं। लोग केरोसिन तेल का इस्तेमाल करने से भी डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विस्फोट की वजह केरोसिन में मिलावट है। गांव के मुखिया और डीलर ने लोगों से केरोसिन का इस्तेमाल ना करने की अपील की है। इस बार जो जन वितरण की दुकान से केरोसिन तेल का वितरण किया गया है, उसमें या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या तो मिलावट है, ऐसा प्रतीत होता है। हादसे के बाद सदर प्रखंड के बीडीओ भी मौके पर पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया। वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि तेल में कुछ मिलावट है या कुछ और कुछ इसमें केमिकल मिक्स है। जांच के बाद ही पता चलेगा। सर, कितने घरों में घटना घटी आपके क्षेत्र में अगर बात की जाए तो? अमनारी गांव में अभी तक हम लोग को 2 गांव का दुर्घटना पता चल चुका है और यहाँ का भी अभी तक पता चल रहा है। जनवरी के महीने में आर्मी ट्रेडर्स के टैंकर से केरोसिन तेल आया था। ये तेल सदर प्रखंड के 20,000 कार्ड धारकों में बांटा गया है। अब सवाल है कि क्या केरोसिन में मिलावट की वजह से हो रहा है ब्लास्ट? अगर हां, तो केरोसिन की वजह से बाकी घरों में भी हो सकता है ब्लास्ट। क्या 20,000 कार्ड धारकों को किया गया सूचित? अगर नहीं, तो बाकी घरों में भी हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को जल्दी से जल्दी जांच करके देना होगा, क्योंकि अगर देर हुई तो सविता देवी की तरह कई लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश के साथ रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। और छपरा से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर। जावेद को ट्रांजिट रिमांड पर कश्मीर पुलिस ले गई है। आतंकी कनेक्शन में छपरा से पकड़ा गया था जावेद पर आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है और अब उसे कश्मीर पुलिस ले गई है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है, कब ले गई कश्मीर पुलिस? जी देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज ही उसे पटना में कोर्ट में पेश किया गया, जो एनआईए का स्पेशल कोर्ट होता है वहां संभवतः पेश किया गया है। उसके वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया है कश्मीर, जहां पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये जो मामला आया था उसमें छपरा से तार जुड़े थे। बताया गया था कि हथियार की जो सप्लाई की गई थी पूरे नेटवर्क में वो छपरा से ही की गई थी। तो जो जावेद है उसके भाई को पुलिस ने पहले पकड़ा था पंजाब के मोहाली से। भाई के बयान पर उसके भाई की संलिप्तता सामने आई थी, तो जावेद को यहाँ से एनआईए ने उठाया था। जो एक स्पेशल जो टीम होती है, आतंकवादी निरोधी दस्ता जो होता है, वो पूरी टीम यहाँ आई हुई थी। लेकिन उसके अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। काफी समय बाद ये कंफर्म हुआ था मामला, और आज जो मामला सामने आया कि कश्मीर पुलिस आकर के उसे ले गई है वहां पे, और इस जांच को अब आगे बढ़ाया जाएगा। मिसिंग लिंक, जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक वो लोग नहीं पकड़े गए हैं जिन्होंने हथियार की सप्लाई की गई जिसकी थी। तो कल तक पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उसके बाद कोई छापेमारी अभी छपरा में नहीं शुरू हुई। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ और भी तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो हथियार की सप्लाई छपरा से की गई है, वो जो लोग थे जिन्होंने जावेद को हथियार उपलब्ध कराया, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वो कौन लोग थे, इस मामले की जांच अब शुरू की गई है कि आखिर ये हथियार कहाँ से लाए गए थे, क्या मुंगेर से लाए गए थे या फिर कौन सा नेटवर्क है। क्योंकि हाल के दिनों में छपरा में कई मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ था। तो ये माना जा रहा है कि छपरा भी धीरे धीरे हथियार का एक हब बनता जा रहा है। जो ये बड़ा मामला सामने आया जिसमें कि आतंकियों को हथियार की सप्लाई की गई थी, एक बहुत बड़ा मामला ये सामने आया छपरा से जो जुड़ा हुआ है सीधे तौर पे। और जावेद उसका एक अहम कड़ी है जो बता सकता है कि हथियार कहाँ से, चूंकि 1-2 मामला नहीं 5-6 हथियार की सप्लाई की बात इसमें सामने आई है। तो आज जब कश्मीर पुलिस ले गई है तो अभी तक ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसे कश्मीर पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर के कश्मीर रवाना होगी, वहां उसे पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। तो जावेद को फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर कश्मीर पुलिस ले गई है, वहां पूछताछ में और खुलासा हो पाएगा क्या जावेद के साथ और भी कई लोग शामिल हैं, क्या कितना बड़ा ये नेटवर्क है। लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 स्पेशल। States, 1,200 plus reporters, 66